तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? सबसे पहले हम इसी यूनिट को करेंगे जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हो जाएगी। लास्ट सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अब आपकी होगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, आपको ध्यान होगा कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर एक ही काम किया जाता है। बोलो क्या काम करते हैं, बोलो इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द electromagnetic radiations with the matter। अब क्योंकि हम यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल बी द आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस। फर्दर व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ मैटर, आपका मैटर कैसा हो, क्योंकि कंडीशन क्या है, एक रूल आएगा यहाँ पे। वो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अलग से अपना रूल होता है, जिसे आप कहते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कंडीशंस। सिलेक्शन रूल का क्या मतलब है? द कंडीशंस अंडर विच अ कंपाउंड, जो भी मैटर है, कंपाउंड का मतलब यहाँ पे जो भी हम मैटर लेंगे, ठीक है। सो द कंडीशन अंडर विच ए कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब और कैन इंटरेक्ट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा उन रेडिएशंस को, तभी तो वो उनके साथ क्या कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। कैन एब्जॉर्ब और कैन इंटरेक्ट विद द मैटर। वो कौन सी है खास बातें, क्या क्या चीज हो उस मैटर के अंदर, ताकि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, तो वो कहलाते हैं इसके सिलेक्शन रूल। तो आखिर सिलेक्शन रूल है क्या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या खास चीज हो कि वो आपके आईआर रेडिएशंस को क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए मेन चीज क्या होगी यहाँ पे, कि आपके जो भी मैटर है उसके अंदर नेट, द मैटर मस्ट हैव द नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। There must be a change of dipole moment। वहां पे चेंज इन डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा तो फिर वो भी जो भी मैटर है वो आईआर रेडिएशंस को क्या कर लेगा, बोलो, एब्सॉर्ब। अदरवाइज वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं दो कंपाउंडों के नाम। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, देखो एल्कीन ले ली हमने, सी डबल बॉन्ड सी, देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये लिख के अब हम कोई एल्कीन बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये एल्कीन, यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एल, ये सी एल। बोलो कौन सी एल्कीन है, किस टाइप की है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसकी, ये सिस फॉर्म है। अगर इसके रिवर्स अगर मैं इस टाइप से लिख दूं, ये H और H अगर हम इस टाइप से लिख दें, तो आपने क्या देखा, देखो इसके अंदर जो एक बॉन्ड है ना कार्बन और Cl के बीच, इसमें तो आपको क्या दिखाई दिया कि कार्बन के ऊपर तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही सिस फॉर्म के अंदर भी होगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे बड़े ध्यान से, तो देखो क्या होने वाला है। आपने ये सीखा था केमिकल बॉन्डिंग वाली यूनिट के अंदर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपने सीखा था द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो ये हमारी डायरेक्शन बन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो दो बॉन्ड है, सीसीएल बॉन्ड, वन सीसीएल बॉन्ड अनदर सीसीएल बॉन्ड, ट्रांसफॉर्म के अंदर, बोलो कौन सी फॉर्म के अंदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल। मींस द बॉन्ड मूवमेंट, एक चीज का आप ध्यान रखें, जो पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम देखेंगे उसे बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। उसे आप क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। लेकिन जो ये एक बॉन्ड होता है सी और सीएल के बीच, नाउ दैट कॉल्ड द बॉन्ड मोमेंट। क्या है ये? और ये दूसरा सी सीएल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड मोमेंट। तो जो हम वर्ड यूज करते हैं अपना आंसर देते वक्त, हम हमेशा क्या बोलते हैं, द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन सीसीएल बॉन्ड will completely cancel the bond moment of another CCl bond because they are present trans to each other, because they are present at 180 degree angle to each other। देखो क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन जो हो गई, बोलो कितने का एंगल हो गया ये, 180।
एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री एंगल के ऊपर हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म के अंदर जो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलो क्या हो जाएगी, 0। जबकि दूसरे केस के अंदर जो बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आपने पढ़ा था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां पे आएगा, इन दोनों के देखो बीच वाली पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ गया। तो सिस फॉर्म के अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट 0 यानी नहीं होगी, नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इसमें होगी। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बन जाता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपके सिलेबस के अंदर है, कई बार एग्जाम में भी आपके आ जाता है। राइट डाउन द या एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, ऐसे। क्लियर हो गई इतनी सी बात? तो ये तो हो गया, हमने बताया। अभी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, जब कोई कंपाउंड कोई मैटर आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद क्या आएगा उसके अंदर चेंज, मैटर के अंदर, उसी चेंज को हमें करना है स्टडी। और साइंस की वो ब्रांच जो इस बात के को स्टडी करके हमें दे दे कि आईआर रेडिएशंस का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है किसी मैटर के ऊपर, उस सारी की सारी स्टडी करने वाली उस ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहेंगे आप उसे? लेकिन उसको स्टडी तो हम तभी कर पाएंगे ना जब वो मैटर आईआर रेडिएशंस के साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे। अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम स्टडी क्या कर पाएंगे? तो इंटरेक्शन कब होगी, उसके लिए आने वाले रूल के बारे में हमें पता होना जरूरी है। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो देखो इसके बाद अब हम देखेंगे, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया। अब जब हमने देख लिया कि ये कंडीशन थी, ये सिलेक्शन रूल था, और पर्टिकुलर कंपाउंड उसमें मान लीजिए फिट हो गया, आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाला है, एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं बैक में जाके। देखो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था, देखो आपको ध्यान होगा, तो जो ये आईआर रेडिएशन जैसे हमने लिख दी ना, तो आपको ध्यान है आपने ये सीखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने सीखा था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने क्या सीखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, बोलो ये बताओ शाबाश। आपने देखा था ना कि सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका क्या होता, आप विबग्योर लिख देते थे, देखो इस टाइप से VIB GY/OR, देखो आप ऐसे लिख देते थे, और R से ऊपर आप क्या लिख देते हैं, IR, क्योंकि विबग्योर लिखा है, ये तो हो गया विजिबल रीजन। बोलो कैसा रीजन हो गया, विजिबल रीजन। और इसके ऊपर IR के ऊपर बोलो कौन हो गया, माइक्रोवेव, और उसके ऊपर रेडिएशन RF। बी से नीचे बोलो क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे। देखो इस टाइप से, तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम बन गया, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जो आपने पढ़ा है जो सन रेडिएशंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं आप, क्योंकि सन रेडिएशन जब आ रही होती है उसमें दो वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। देखो इस टाइप से, एक इलेक्ट्रिक और एक बोलो क्या, मैग्नेटिक। और जो इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक, और ये वो डायरेक्शन है जब वो वेव की फॉर्म में कोई रेडिएशन चल रही है, ऐसे बोलो कैसे चल रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में चल रही है ऐसे। क्लियर हो गया ना? तो तीन डायरेक्शन होगी XY Z, उसमें से एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो तीसरा एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग वो चलती है, रेडिएशन ऐसे चल रही है। क्या कर रही है, वो चल रही है। देखो इस तरह से, समझ में आ गया? तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, मूवमेंट हो गई। प्रोपगेशन का मतलब मूव करना, चलना आगे की डायरेक्शन के अंदर। तो क्यों, और जो वो रेडिएशन आती है, सन रेडिएशन जब आती है तो उसमें डिफरेंट बैंड होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग एनर्जी के, अलग अलग वेवलेंथ के। तो वो क्या है, ये एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, ये हाईएस्ट एनर्जी एंड है। जो कॉस्मिक हमने लिख रखा है ये क्या है, हाईएस्ट एनर्जी एंड, और ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी एंड। फिर ये जो रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो ऐसा नहीं कि हर रेडिएशन हर किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर दे, एक पर्टिकुलर रेडिएशन एक पर्टिकुलर मैटर के साथ ही कर सकती है इंटरेक्ट। तो वो पर्टिकुलर मैटर कौन हो, वो मैटर कैसा हो, उसकी जो जानकारी देते हैं वो सारे रूल कहलाते हैं सिलेक्शन रूल। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, जैसे ये सिलेक्शन रूल किसका था यार, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि ये आईआर आ गया, तो जब भी आईआर रेडिएशन मैटर के ऊपर हम डालेंगे, मींस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो मैटर के अंदर आपके देखो हर कंपाउंड के अंदर बॉन्ड तो होंगे ही, देखो बॉन्ड तो है, बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशन इन द बॉन्ड, वाइब्रेशन इन द बोलो क्या, बॉन्ड।
बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो जब कभी भी IR रेडिएशंस किसी मैटर के ऊपर हम डालते हैं तो बोलो क्या क्रिएट हो जाती है उसमें, वाइब्रेशनल चेंजेस विल टेक्स प्लेस, वाइब्रेशनल चेंजेस विल टेक्स प्लेस व्हेनेवर IR radiations interact with a particular matter with particular conditions, then बोलो वाइब्रेशनल चेंजेस विल टेक्स प्लेस। अब देखो वाइब्रेशनल चेंजेस को हम एक्सप्लेन कैसे करें। देखो ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल आ गया, इसको हम V0 कह देते हैं। ये इससे अगला लेवल आ गया, देखो इसको हम V1 कह देते हैं। जीरोथ वाइब्रेशनल लेवल कहते हैं। V0 का मतलब जीरोथ, ZEROTH हम लिख देंगे, जीरोथ वाइब्रेशन लेवल। उससे ऊपर वाले को कहेंगे फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल, उससे और ऊपर वाले को कहेंगे सेकंड वाइब्रेशन लेवल, उससे और ऊपर वाले को कहेंगे थर्ड वाइब्रेशन लेवल, एंड सो ऑन। और ये हमने यहाँ पे एनर्जी की लाइन ड्रा कर दी। देखो इस टाइप से एनर्जी की लाइन ड्रा कर दी ना। तो अब होगा क्या, जो वाइब्रेशन पैदा होती है, वाइब्रेशन चेंजेस होंगे जो सिलेक्शन रूल के अनुसार जो हम बताते हैं वो कौन से होते हैं, प्लस माइनस वन। वाइब्रेशनल चेंजेस कौन से होंगे बोलो सिलेक्शन रूल के अनुसार, प्लस माइनस वन। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो डेल्टा V की जो वैल्यू होगी वो बोलो कितनी होगी, बताओ, प्लस माइनस वन। डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा V का मतलब वाइब्रेशन में जो चेंज आएगा, वाइब्रेशन जो चेंजेस आएंगे वो प्लस माइनस वन हो जाए। मतलब V0 से V1 हो सकता है, एक का ही चेंज है ना। V1 से V2 हो सकता है, V2 से V3 हो सकता है, एंड सो ऑन इस टाइप से। तो ये सारी की सारी जब चेंजेस होंगी V0 से V1 या V1 से V2 या V2 से V3, दिस ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशंस कॉल्ड एज द फंडामेंटल वाइब्रेशन। क्या कहते हैं आप उन्हें, तो बोलो फंडामेंटल वाइब्रेशन कौन हुई, फंडामेंटल वाइब्रेशन वो होंगी जब जो कहां से कहां पे होंगे बोलो, V0 से V1 या V1 से V2। क्लियर हो गया। अगर इसका कोई भी मल्टीपल ले लें, V0 से V2 हो जाए, V2 से V0 से V3 हो जाए, इस टाइप से मल्टीपल हो गया उसका, क्या हो गया बोलो, मल्टीपल। एनी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन कॉल्ड एज द ओवरटोन्स। आप उन्हें क्या कहते हैं, ये कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आनी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो बोलो एग्जाम में अगर आ जाए हाउ विल यू डिफाइन द टर्म फंडामेंटल वाइब्रेशन, तो बोलो आप कैसे डिफाइन करेंगे, the vibration from zeroth vibration level to first vibration level after absorbing IR radiations by the matter, या when matter interact with IR radiations called the fundamental vibration। उसे आप क्या कहेंगे, fundamental vibration। क्लियर हो गई इतनी बातें। और any multiple of the fundamental vibration called as the overtone। तो ये जो पहले वाला जो लाइन आपको दिख रही है V0 से V1, बोलो ये कैसी वाइब्रेशन है, ये है फंडामेंटल वाइब्रेशन। बोलो कैसी वाइब्रेशन हो गई है, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है। और ये जो V0 से V2 में हुई, V0 से V3 हुई, देखो ये दोनों, दिस बोथ ऑफ देम, या और भी कोई भी मल्टीपल, वो बोलो कौन हो गए, ओवरटोन्स। वो कौन हो गए, ओवरटोन्स हो गए। बोलो वो क्या कहलाते हैं, ओवरटोन्स। तो ये डेफिनेशन आ जाती है इस टाइप से एग्जाम के अंदर। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि अभी अभी हमने ये तो सीख ही लिया कि whenever IR radiations interact with the matter, then the vibrational changes will takes place, vibration in the bond will takes place। बॉन्ड में बोलो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगी, बॉन्ड में वाइब्रेशन हो जाएगी, वाइब्रेशन जैसे बॉन्ड है इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, वाइब्रेशन कितनी तरह की हो सकती है। जो वाइब्रेशन है वो स्टार्टिंग में दो टाइप की बनेगी। बोलो कौन सी दो टाइप की बनेगी, नंबर वन स्ट्रेचिंग, सेकंड वन बेंडिंग। तो जो वाइब्रेशन होती है दे आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड द बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। आपने देखा है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान एक स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे करने के लिए होता है ना, स्प्रिंग आपने देखा होगा, इस टाइप से हम तो इस टाइप से करते हैं। तो क्या होगा कि जो इस टाइप से जो स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या करें हम कुछ ऐसा काम करें कि बिल्कुल इक्वली खींचे उसको, जितना 1 सेंटीमीटर इधर तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर तो देखो बिल्कुल बराबर, दैट कॉल्ड द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। क्या कहते हैं। और आपने देखा है कई बार जब कोई बंदा कर रहा हो, कोई बच्चा हो छोटा, उसको हम दे दें वो स्प्रिंग खींचने के लिए, तो ऐसा करेगा, इस हाथ को तो यूं रख लेगा और इसको ऐसे कर देगा ऐसे, तो अनइक्वल स्ट्रेचिंग होगी, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाती है वो। क्या कहलाती है बोलो, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाती है। क्लियर हो गया। तो यानी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है और ये क्या होती है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसको देखो हम शो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास CH2 बॉन्ड है, देखो CH2, देखो कार्बन की जो लंबी चेन होती है उसमें CH3 आगे CH2 ऐसे तो होंगे ना। तो जैसे मान लीजिए CH2 है, इसमें दो बॉन्ड हो गए, तो क्या हो, दोनों बॉन्ड या तो देखो बाहर की तरफ खिंच जाए, लंबे हो जाए, या दोनों के दोनों बॉन्ड बोलो क्या हो जाए,
बताओ शाबाश, अंदर की तरफ खिंच जाए। बोलो कैसी स्ट्रेचिंग हो गई है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का डायग्राम है ये। और अगर हम ऐसे कर दें, एक बॉन्ड लंबा हो गया, देखो खिंच गया बाहर की तरफ, एक बॉन्ड देखो छोटा हो गया, खिंच गया देखो अंदर की तरफ, तो बोलो ये कैसी स्ट्रेचिंग हो गई? अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई। एक चीज हम आपको बता दें कि हमेशा जब कभी भी आप सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करते हैं ना, देखो ऐसे किसी चीज को इक्वलाइज पोजीशन में रखना, उसके लिए हमेशा कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और कोई आपको ये कह देना भाई ऐसा काम करो कि 3 सेंटीमीटर इधर हाथ को रखो और 1 सेंटीमीटर इधर रखो, अब इसको बैलेंस बना के रखो, तो क्या हम ऐसा रख पाएंगे? नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इक्वल लेके जाना धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे, उसमें हमेशा कम एनर्जी लगती है, और अनइक्वल करने में थोड़ी कम एनर्जी लगती है हमेशा। और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जब भी हम करते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? अनसिमेट्रिकल। आगे ना बात समझ में। तो ये एनर्जी का बेस भी हमें यहाँ पे देखना होता है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी। अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ स्ट्रेचिंग के बारे में, तो ये वाली तो बोलो कौन सी थी आपकी? सिमेट्रिकल, ये दोनों। और ये बोलो कैसी थी? अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। कि दोनों के दोनों बॉन्ड सेंट्रल एटम से बाहर की तरफ चले जाएं, या दोनों उसकी तरफ चले जाएं। सिमेट्रिकल है, वन बॉन्ड मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, अदर कम्स टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, तो आपकी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाती है। तो स्ट्रेचिंग के बाद अब दूसरा जो पॉइंट आता है, ये तो बोलो कौन सी हो गई आपकी, जो मैंने अभी बताया, वाइब्रेशन। कौन सी है ये? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बोलो कौन सी है ये? दैट इज अ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसके बाद दूसरी आती है बेंडिंग वाइब्रेशन। बोलो कौन सी आती है? अदर वन इज अ बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है बेंडिंग के अंदर इन प्लेन बेंडिंग। बोलो कौन सी होगी? इन प्लेन बेंडिंग। एक होगी आपकी आउट ऑफ प्लेन, एक होगी आपकी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो बेंडिंग दो टाइप की होती है, इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। ठीक हो गया ना? अब जो इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन, आखिर इसका मतलब क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कभी ना कभी कि जैसे आप किसी डॉगी के पास जाते हैं, आप उसको खाना देने के लिए जाएंगे, तो देखो जब वो खड़ा है तो उसकी देखो जो टेल है, उसकी जो पूंछ है ना, मान लीजिए सीधी है ऐसे। वैसे तो यानी जो डॉगी पागल हो जाए उसकी स्टेट कहा जाता है, बिल्कुल स्टेट होती है उसकी पूंछ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे, और फिर जैसे उसकी टेल हो गई, जब आप उसको खाना देते हैं तो वो पूंछ को हिलाता है ना। क्या पूंछ उसकी देखो ऐसे हिलती है, देखो ये एक प्लेन है, देखो बोलो ये क्या है? एक प्लेन है, देखो ऐसे। तो ये जो प्लेन है, क्या इस प्लेन में वो पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाते हैं? ये तो हो गया वन प्लेन। देखो जैसे आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी में काफी पेजेस होते हैं ना, एक पेज का मतलब एक प्लेन, उसके नीचे दूसरा पेज है मतलब दूसरा प्लेन, फिर तीसरा प्लेन, एंड सो मेनी प्लेन विच आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, कॉपी के अंदर जो होते हैं, बुक के अंदर जो होते हैं। तो यानी जो टेल अगर ऐसे ऐसे घूमे तो दैट कॉल्ड इन प्लेन। प्रोसेस कैसे चल रही है? उसी प्लेन में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी टेल तो इस प्लेन से कहां पे मूव कर गई? नीचे। एक बार ऊपर, मतलब आउट ऑफ प्लेन है। बोलो क्या है? आगे ना बात समझ में। तो यानी आउट ऑफ प्लेन में कौन आ गया? उसको हिलाने को कहते हैं वैगिंग। बोलो क्या कहते हैं? वैगिंग। जैसे डॉगी अपनी पूंछ को हिलाता है, वैगिंग हो गया। और दूसरा आपने देखा होगा, देखो वैगिंग के दौरान होता क्या है कि जो ये दोनों बॉन्ड है ना, देखो दोनों के दोनों बॉन्ड, बोथ बॉन्ड मूव साइमल्टेनियसली इधर। बोलो कहां पे? जो दोनों के दोनों बॉन्ड है, दोनों के दोनों बॉन्ड, इफ द बोथ बॉन्ड साइमल्टेनियसली मूव इधर अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इकट्ठे ऐसे दोनों बॉन्ड। देखो जैसे ये था, या दो, या तो दोनों कहां पे जाए? अबोव द प्लेन, या दोनों कहां पे आए? बिलो द प्लेन। दैट कॉल्ड बोलो क्या? वैगिंग। इसे वैगिंग कहते हैं। यानी वो इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का ये एग्जांपल है, ये टाइप है आउट ऑफ प्लेन की, क्योंकि प्लेन तो छोड़ दिया, आउट ऑफ प्लेन हो गई, उस प्लेन में तो नहीं हुआ कुछ भी, तो उसे आउट ऑफ प्लेन का बोलो पहली टाइप कौन सी होगी? वैगिंग। दूसरी ट्विस्टिंग। आपने कभी देखा है कि आपके घर में मान लीजिए जो क्लॉथ्स हैं, आप जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जब आप उसको क्या करेंगे? बोलो ट्विस्ट, ऐसे पानी निकालने के लिए, है ना। तो फिर आप क्या करते हैं हमेशा? आपने कभी ऐसे देखा है? देखो जैसे कपड़े को पकड़ के ऐसे, और आप उसको देखो सिर्फ ऐसे प्रेस करते हो, ऐसे 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 करते थे। आप कभी उसको सिखाते? आजकल तो देखो वॉशिंग मशीन ऐसी आ गई कि उसके अंदर अपने आप ड्राई अप हो जाते हैं क्लोथ्स, लेकिन अगर आप अपने हाथ से करें तो क्या कभी आपने ऐसे किया? कपड़े को पकड़ के देखो सिर्फ ऐसे 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 करते जाओ, ऐसे तो नहीं होता कभी भी। बोलो कैसे करते हो? पकड़ के उसको और ऐसे करते हो। ऐसे करने से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ, आपका जो वन हैंड है ना, उसका प्रेशर कहां पे पड़ा? बोलो नीचे की तरफ, बिलो द प्लेन।
और दूसरा हाथ किधर गया बोलो, अबोव द प्लेन। मींस इफ द वन बॉन्ड मूव बिलो द प्लेन एंड अदर अबोव द प्लेन, देखो जैसे वन बिलो द प्लेन, वन अबोव द प्लेन, देखो ऐसे, दैट कॉल्ड बोलो क्या, ट्विस्टिंग। तो उसे ट्विस्टिंग कहते हैं। लेकिन दोनों की दोनों टाइप किसकी थी, चाहे वैगिंग हुई चाहे ट्विस्टिंग हुई, बोलो टाइप किसकी थी, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, बोलो किसकी थी। अब उसके बाद हम टाइप देखेंगे यहाँ पे इन प्लेन की। वन इज द रॉकिंग, अदर वन इज सीजरिंग। रॉकिंग और सीजरिंग, देखो आपने रिवॉल्विंग चेयर देखी है, देखो जिस पे बैठते हैं वो ऐसे ऐसे मूव करती चली जाती है। तो देखो जैसे आप मान लीजिए कहीं पे बैठ गए उस चेयर के ऊपर, देखो ऐसे बैठ गए, तो जहां पे मेरी बॉडी है वो बॉडी देखो ऐसे उसी प्लेन में रही, जहां पे मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ यहाँ पे था जब मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, तो उसी प्लेन में उसी, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं सर मैं तो मूव करते करते ऐसे ऐसे भी मैंने किया था, नो ऐसा नहीं। यानी आप नॉर्मली बैठ गए, आप चाहे कैसे ही बैठ जाओ, हाथ ऐसे करके बैठ जाओ कैसे, और जब वो मूव करेगी तो आपकी बॉडी का हर प्लेन वहीं पे रहेगा। मान लीजिए डिफरेंट 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 प्लेन है, तो जो जहां है वो वहीं पे रहेगा। क्लियर हो गई आपको बात। तो यानी अगर इसके दौरान क्या हो कि आपका प्लेन चेंज नहीं होता, इन प्लेन के अंदर क्या होता है, प्लेन चेंज नहीं होता। जो मूवमेंट होती है बॉन्ड की वो कहां पे होती है, विद इन द सेम प्लेन, विद इन द सेम प्लेन। और उसमें क्या हो, अगर दोनों के दोनों बॉन्ड इफ दे मूव वन टाइम ऑन वन साइड अदर टाइम ऑन अदर साइड, दैट कॉल्ड बोलो क्या, रॉकिंग। बोलो क्या कहलाती है, रॉकिंग। जैसे चेयर पे होता है जब मूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी एक लेग में वहीं पे छोड़ दूंगा, दूसरी को कहूंगा जा तू इतने घुमा, ऐसे ऐसा तो नहीं होएगा ना। बोथ द लेग विल मूव एट द सेम टाइम इन वन डायरेक्शन एंड देन इन अनदर डायरेक्शन। क्लियर हो गया ना। सो दैट कॉल्ड बोलो क्या, आपकी रॉकिंग। अब सीजरिंग, आपने कभी सीजर जो कैंची होती है आपकी, उससे जब आप किसी चीज को कट करें, मान लीजिए ये एक बॉन्ड हो गया दूसरा हो गया, क्या आपने ऐसे देखा है कि किसी चीज को आप काट दो, देखो ऐसे बीच में आ गया, देखो उसको चलो भाई ये भी इधर चले, ये भी ऐसे 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 तो नहीं कर सकते, क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट, अब कट हो जाएगी वो चीज, कट हो जाएगी। तो वन बॉन्ड किधर मूव कर रहा है, इन द सेम प्लेन ही मूव करेंगे, ऐसा नहीं है ये ऐसे ऐसे चली जाए कैंची, नो फिर तो इट मीन खराब हो गई। आपने देखा होगा ना, थोड़ी बैंड हो जाए तो फिर कट भी नहीं लगता उससे। तो मीन्स आपकी बिल्कुल ठीक सीजर है। देखो ऐसे दो बॉन्ड हो गए, और बोलो कैसे मूव करते हैं, वन ऑन दी in the same plane, one move on the right hand side, then other move in the left hand side. Means they move in the opposite direction. If the two bonds are moving in opposite direction in the same plane, then that called बोलो क्या, सीजरिंग। If the two bonds are moving in the same plane in the same direction at one time and in the other direction at the other time, that called बोलो क्या, आपकी रॉकिंग। उसे आप रॉकिंग कह देते हैं। हमेशा ही स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स, जो आपकी देखो आपने क्या सीखा अभी तक की जो बातें मैं आपको बता दूं, कि जो आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने क्या देखा कि कोई मैटर होगा, मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो जो रेडिएशन होगी वो आईआर रेडिएशन होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन। वो इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, लेकिन मैटर के अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, तभी वो उसको क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगे, और जो वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग फर्दर दो टाइप की हो सकती है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, और बेंडिंग दो टाइप की होती है, इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन फर्दर दो टाइप की होती है, रॉकिंग और सीजरिंग। और इसी टाइप से आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी फर्दर दो टाइप की होती है, एक तो आपकी बैगिंग और दूसरी क्या, ट्विस्टिंग। और हमेशा ही द स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन द, बोलो क्या, बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन द बेंडिंग वाइब्रेशन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई इतनी सी बातें। तो ये बातें आपको पूरी, ये बेसिक था इसका, आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या था, ये बेसिक। इसके बाद आगे जो हम देखेंगे ना, इसमें क्या होगा कि हमारी टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल के अंदर क्या होगा, जो डिफरेंट बॉन्ड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीएच बॉन्ड है, ये सीएच बॉन्ड जरूरी थोड़ी ना है कि इसको वाइब्रेट करने के लिए, इसमें वाइब्रेशन पैदा करने के लिए आपको हमेशा सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नो। दैट पर्टिकुलर सीएच बॉन्ड मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड। CH जो बॉन्ड है दैट में भी प्रेजेंट इन एल्केन, दैट CH बॉन्ड में भी प्रेजेंट इन एल्कीन, जहां पे डबल बॉन्ड आ गया दैट में भी प्रेजेंट इन एल्काइन, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया दैट में भी प्रेजेंट इन बेंजीन, जहां पे एक रिंग सिस्टम होता है। तो मतलब CH बॉन्ड का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है,
जिसकी वजह से उस CH बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए एवरी टाइम इट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कितनी कितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, उस एनर्जी की एक टेबल होगी जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें उन वैल्यूज को याद रखना है। लेकिन कुछ बातें हमें समझ कर भी याद रखनी होंगी। जैसे आपने पढ़ा था एक हुक्स लॉ के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई सी स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन यू। बताओ, एक चीज बता दो बस मेरे को, यहाँ पे न्यू आएगा या न्यू बार आएगा, बस ये बता दो शाबाश। देखो आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि जो एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना, एनर्जी का बोलो क्या फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो इज इक्वल टू न्यू क्या होता है, C अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा क्या होगा, वेव नंबर, तो एच सी न्यू बार। देखो इस टाइप से न्यू बार, क्लियर हो गया ना। तो जो एच सी है, देखो ये, तो न्यू बार बोलो हमेशा किसके इक्वल होएगा, E अपॉन, ये एच सी के इक्वल हो जाता है, ठीक हो गया ना। तो अब हमने कर क्या रखा है, वहां पे हमने एनर्जी की वैल्यू, जो यहाँ पे जो न्यू बार हमने निकाला, तो इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, एनर्जी की पुट करके फिर कैंसिलेशन होकर हमारा ये फार्मूला बन जाता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है जो क्या कहता है के, यहाँ पे जो के है ना, व्हाट इज के, दैट इज अ फोर्स कांस्टेंट। बोलो के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड कितना पावरफुल है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द वाइब्रेशन इन ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन इन ए वीकर बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो यानी जो देखो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, न्यू बार मतलब वेव नंबर की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी ही ज्यादा होगी। फॉर्मूला भी यही बताता है। क्लियर हो गया ना। उसके बाद ये हो गया मास। देखो जिसका मास ज्यादा होगा, उसकी वाइब्रेट पैदा करने के लिए लेस एनर्जी, उसकी वेव नंबर की वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन इट। क्लियर होगी ना बातें। तो इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले, CH बॉन्ड है, एक CC बॉन्ड है, कोई आपसे पूछे किस बॉन्ड के अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसकी वेव नंबर की वैल्यू ज्यादा है, तो देखो अगर हम ऐसा लिख दें, देखो एक तो है देखो CC बॉन्ड, ठीक है ना, एक है आपका CL बॉन्ड, एक है आपका CO बॉन्ड। देखो ऐसे, ये C तो देखो कॉमन हो गया ना, ये C तो बोलो क्या हो गया, कॉमन। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में किसका मास सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का, है ना। इसका मास सबसे ज्यादा होता है, O16 होता है, नाइट्रोजन 15 होता है, कार्बन 12 होता है, तो मास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। क्या हो गया, चलो 14 लिख देते हैं, दूसरा आइसोटोप लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ये 12, ये 14, ये 16 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा मास किसका, ऑक्सीजन वाले का। तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, मास ज्यादा, तो न्यू बार की वैल्यू कम, वेव नंबर की वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया इतना। तो आप बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, किसके बेसिस के ऊपर, हुक्स लॉ के बेसिस के ऊपर, उस फार्मूले के बेसिस के ऊपर। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं, देखो कुछ ऐसे, ध्यान देना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लंबा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। when the attraction increases between these two atoms, means when another bond is formed, that is a pi bond, तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। मान लीजिए वन मोर बॉन्ड हम बना दें, तो क्या होगा, और भी छोटा बॉन्ड हो गया। तो आपको पता है कि अब ये बताओ कौन से बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बॉन्ड वीक है, ये स्ट्रांग हो गए, दो दो बॉन्ड है, यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर द, बोलो क्या, वाइब्रेशन, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो अगले क्वेश्चन का जवाब उसी फार्मूले के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं, हम लिख देते हैं वी नो दैट करके, वो फार्मूला लिखेंगे, और फिर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका जवाब दे देंगे। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए सी के ऊपर एक एच लगा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक सी के ऊपर एच लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सी के ऊपर एच लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। देखो तीनों में सी एच बॉन्ड है, ऑल द थ्री आर सी एच बॉन्ड, सी एच सी एच सी एच।
लेकिन जो तीनों के तीनों कार्बन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये जो कार्बन है पहले वाला, बोलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, जिसमें 25% एस कैरेक्टर है। सेकंड वन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 33% एस कैरेक्टर है। ये जो ट्रिपल बॉन्डेड बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें 50% एस कैरेक्टर है। अब ये जानते हैं मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसलिए CH बॉन्ड के जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो H तो साथ ही रहेगा ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज था, 25% एस कैरेक्टर कम खींच पाया। तो बोलो कौन सा CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो एल्केन वाला CH है, देन एल्कीन और देन एल्काइन CH। तो इसलिए ये बॉन्ड सबसे छोटा हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, और सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू ज्यादा है, बॉन्ड की ताकत ज्यादा हो गई, इसलिए इस CH बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आगे ना बात समझ में, तो ये जो बातें हैं ना, जो हम बात बता रहे हैं, ये सारी की सारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन कहलाती है, और इस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। अब जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड जो है, अब इनमें इस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की पड़ेगी जरूरत, वो जो डाटा है, वो जो वैल्यू है, उसको हम याद करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक हो गया। मैंने आपको पहले भी अलग से वीडियो लेक्चर सारे दे रखे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, आपने शायद नोट्स बना लिए हो क्योंकि अभी बीच में ब्रेक था ना कितने दिन का आपका, तो आपने अगर नोट्स बना लिए हैं तो उनको लेके आप कल फिर क्लास के अंदर आ जाएंगे, ताकि फिर जो एक आधी बात में यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो आप सिर्फ मैचिंग कर पाए, आप समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाए कि बजाय आपको लिखना पड़े, है ना, लिखा हुआ आपके सामने होगा, फिर आपको कम दिक्कत आएगी उस चीज को करने में। अब किसी को कोई डाउट, जो आज चीज आपको बताई इसमें से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। है बेटा किसी को कोई डाउट, बोलो शहबाज, नहीं है, ठीक।